हेलो स्टूडेंट्स, जौनपुर बायोलॉजी जोन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए फाइलम एस्कहेलमिन्थीस से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेके आए हैं, जो कि आपके आगामी आने वाली जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, जैसे कि टीजीटी, पीजीटी, नीट, एलटी, इन सभी महत्वपूर्ण प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए एस्कहेलमिन्थीस से संबंधित ये जो टॉपिक है ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। इस टॉपिक में हम बारी बारी से एक एक प्रश्नों को देखेंगे, उसका उत्तर भी जानेंगे और डिटेल में उस उत्तर का वर्णन भी करेंगे। तो आइए हम बारी बारी से एक एक प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न है, साइक्लॉप्स किसका द्वितीयक पोषक है? साइक्लॉप्स इज द सेकेंडरी होस्ट ऑफ। ऑप्शन नंबर ए दिया है हुक वर्म, ऑप्शन नंबर बी दिया है पिन वर्म, ऑप्शन नंबर सी दिया है नहरुआ यानी गिनी वर्म और ऑप्शन नंबर डी दिया है गोल कृमि। तो पूछा है साइक्लॉप्स किसका द्वितीयक पोषक है। तो देखिए, जो साइक्लॉप्स होता है वह गिनी वर्म का द्वितीयक पोषक होता है, यानी नहरुआ जिसे हम गिनी वर्म भी बोलते हैं उसका द्वितीयक पोषक होता है। तो ऑप्शन नंबर इसमें सी आपका क्या हो जाएगा, ये राइट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ दिया है नहरुआ यानी जूनिया वर्म एस्कहेलमिन्थीस फाइलम का जंतु है। यह एक परजीवी है जिसका प्राथमिक पोषक यानी प्राइमरी होस्ट मनुष्य है, जबकि साइक्लॉप्स द्वितीयक पोषक होता है। साइक्लॉप्स एक जलीय आर्थ्रोपोड जो कि क्रस्टेशिया वर्ग का है, वो इसमें आता है। अगला क्वेश्चन है, नर स्कैरिस मादा स्कैरिस से भिन्न होता है क्योंकि इसमें होती है ए लिप्स, बी एम्फिड्स, सी पीनियल स्पिक्यूल्स, डी पूंछ। तो पूछा है नर स्कैरिस मादा स्कैरिस से कैसे भिन्न होता है। तो देखिए, जो नर स्कैरिस होता है वह पीनियल स्पिक्यूल के आधार पर मादा स्कैरिस से भिन्न होता है। तो इसमें आपका जो राइट आंसर जाएगा वह जाएगा पीनियल स्पिक्यूल्स। ये आपका ऑप्शन नंबर सी ये राइट आंसर हो जाएगा। देखिए दिया है नर स्कैरिस तथा मादा स्कैरिस में कई भिन्नताएं होती हैं। नर की मोटाई कम होती है तथा इसकी पूंछ मुड़ी होती है, जबकि मादा की जो पूंछ होती है वो सीधी होती है। नर में क्लोएका से दो सुई जैसी संरचनाएं निकलती हैं जिन्हें पीनियल स्पिक्यूल्स या कापुलेटरी सिटी कहते हैं। यह मैथुन में यानी कापुलेशन में सहायता करते हैं। लिप्स, एम्फिड एवं पूंछ नर तथा मादा दोनों में होती है। नर स्कैरिस में एक वृषण जबकि मादा स्कैरिस में दो अंडाशय पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, वयस्क स्कैरिस में पाए जाने वाले वृषणों की संख्या होती है। ऑप्शन नंबर ए 6, ऑप्शन नंबर बी 2, ऑप्शन नंबर सी 1 और ऑप्शन नंबर डी 3। तो पूछा है वयस्क स्कैरिस में कितने वृषण पाए जाते हैं, यानी नंबर ऑफ टेस्टीज फाउंड इन एडल्ट स्कैरिस इज। तो टीजीटी बायोलॉजी 2021 में ये क्वेश्चन पूछा गया था बच्चों। तो देखिए, जो वयस्क स्कैरिस होता है उसमें जो वृषण की संख्या होती है वह 1 होती है। कितनी होती है? 1 होती है। तो ऑप्शन नंबर इसमें सी आपका 1 ये राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सीट वर्म किस कृमि का दूसरा नाम है? ए पिन वर्म, बी हुक वर्म, सी आंत्र के गोल कृमि और डी नहरुआ। तो पूछा है सीट वर्म किस कृमि का दूसरा नाम है। तो जो सीट वर्म होता है वह पिन वर्म का दूसरा नाम होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका इसमें ए पिन वर्म ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए दिया है सीट वर्म पिन वर्म का दूसरा नाम है, जिसका वैज्ञानिक नाम एंटेरोबियस वर्मिक्यूलेरिस है। यह मनुष्य का सबसे साधारण निमेटोड परजीवी है जो लगभग संपूर्ण विश्व में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस संघ में वास्तविक देह गुहा अनुपस्थित होती है? ए निमेटोडा, बी एनेलिडा, सी इकाइनोडर्मेटा, डी मोलस्का। तो पूछा है किस संघ में वास्तविक देह गुहा अनुपस्थित होती है। देखिए, पूछा है किस संघ में वास्तविक देह गुहा अनुपस्थित होती है। तो जो निमेटोडा होता है, निमेटोडा में वास्तविक देह गुहा क्या होती है, वह अनुपस्थित होती है, एब्सेंट होती है। यहाँ देखिए दिया है वास्तविक देह गुहा यानी सीलोम वह होती है जो भ्रूणीय यानी एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म से उत्पन्न होती है। यह गुहा उपर्युक्त विकल्पों में दिए गए संघों में निमेटोडा संघ में नहीं होती। इस संघ में आभासी सीलोम गुहा या कूट गुहा जिसे हम स्यूडोसीलोम बोलते हैं पाई जाती है, जो कि भ्रूण की ब्लास्टोसिल गुहा से व्युत्पन्न होती है। अगला क्वेश्चन है, मिथ्या देह गुहा यानी स्यूडोसीलोम वह अवस्था है जब ऑप्शन नंबर ए देह गुहा नहीं होती है, ऑप्शन नंबर बी देह गुहा जनन
देह गुहा मध्य जनन स्तर से आच्छादित होती है, सी देह गुहा मध्य जनन स्तर से आच्छादित नहीं होती, और डी देह गुहा पेशियों से भरी रहती है। तो पूछा है आपका इसमें मिथ्या देह गुहा कौन सी अवस्था होती है। तो देखिए जो मिथ्या देह गुहा होती है उस देह गुहा में जो मध्य जनन स्तर होता है वह मध्य जनन स्तर से आच्छादित नहीं होती है। तो इसमें देह गुहा मध्य जनन स्तर से आच्छादित नहीं होती। ऑप्शन नंबर सी इसमें आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है रैबिडिटी फार्म लार्वा किसके जीवन चक्र में बनता है। ए यकृत कृमि, बी गोल कृमि, सी फीता कृमि, डी प्लेनेरिया। तो पूछा है रैबिडिटी फार्म लार्वा किसके जीवन चक्र में बनता है। तो देखिए जो रैबिडिटी फार्म लार्वा होता है वह मुख्य रूप से गोल कृमि के जीवन चक्र में बनता है। ऑप्शन नंबर बी इसमें आपका क्या हो जाएगा, ये राइट आंसर हो जाएगा। देखिए एस्कैरिस जिसे हम गोल कृमि बोलते हैं के जीवन चक्र में भ्रूणी परिवर्धन के बाद गैस्ट्रुला का निर्माण होता है। यही बाद में लंबा होकर प्रथम शिशु अवस्था यानी फर्स्ट जुवेनाइल स्टेज बनाता है, जिसे हम रैबिडिटी फार्म लार्वा कहते हैं। अगला क्वेश्चन है वुचेरेरिया के द्वारा फाइलेरिएसिस जिस कारण से होता है वह है। ए लसिका ग्रंथियों में अवरोध, बी रक्त कोशिकाओं में अवरोध, सी शिराओं में अवरोध, डी धमनियों में अवरोध। तो पूछा है वुचेरेरिया के द्वारा फाइलेरिएसिस जिस कारण से होता है वह है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए लसिका ग्रंथियों में अवरोध, यही आपका क्या हो जाएगा, आपका यही राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हाथी पांव नामक रोग का वाहक है। ए क्यूलेक्स मच्छर, बी मादा एनाफिलीज मच्छर, सी संक्रमित क्यूलेक्स मच्छर, और डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो हाथी पांव नामक रोग का जो वाहक होता है वह संक्रमित क्यूलेक्स मच्छर होती है। तो ऑप्शन नंबर इसमें आपका सी, ये आपका क्या हो जाएगा, ये राइट आंसर हो जाएगा। देखिए दिया है हाथी पांव जिसे हम फाइलेरिया रोग या भी बोलते हैं, यह वुचेरेरिया ब्रैंकोफ्टाई द्वारा उत्पन्न होता है। इसका वाहक एक संक्रमित क्यूलेक्स मादा मच्छर है। जब एक संक्रमित क्यूलेक्स मच्छर मनुष्य को काटता है तो इसके परजीवी मनुष्य के शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। अगला क्वेश्चन है गोल कृमि यानी नेमेटोडा के कारण कौन सा रोग होता है। ए लेप्रोसी, बी फाइलेरिएसिस, सी अमीबिएसिस, और डी पोलियोमाइलाइटिस। तो पूछा है कि गोल कृमि यानी नेमेटोडा के कारण कौन सा रोग होता है। तो देखिए जो गोल कृमि होता है वह मुख्य रूप से फाइलेरिएसिस नामक रोग उत्पन्न करता है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी इसमें फाइलेरिएसिस, ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए फाइलेरिएसिस नामक रोग वुचेरेरिया द्वारा उत्पन्न होता है। यह एस्केहेलमेंथीज या नेमेटोडा संघ का जंतु है। इस रोग के परजीवी का वाहक मादा क्यूलेक्स मच्छर होती है। अगला क्वेश्चन है मानव रुधिर में साइक्रोफाइलेरिया की उपस्थिति से फाइलेरिया निदानित किया जाता है। इसके लिए रक्त का नमूना लिया जाता है। ए सूर्योदय के ठीक बाद, बी दिन में किसी भी समय, सी शाम 4:30 बजे से 6:30 बजे के मध्य, और डी रात 10 बजे से सुबह 4 बजे के मध्य। तो पूछा है मानव रुधिर में साइक्रोफाइलेरिया की उपस्थिति से फाइलेरिया निदानित किया जाता है और इसके लिए रक्त का नमूना लिया जाता है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ, रात 10 से सुबह 4 बजे के मध्य। तो ऑप्शन नंबर इसमें आपका डी क्या हो जाएगा, यह राइट आंसर हो जाएगा। आइए डिटेल में इसके बारे में हम जानते हैं। देखिए वुचेरेरिया ब्रैंकोफ्टाई एस्केहेलमेंथीज संघ का सदस्य है जो शीतोष्ण क्षेत्रों में हाथी पांव या फाइलेरिया रोग हेतु उत्तरदायी है। वयस्क कृमि लसिका वाहिनी एवं लसिका द्रव में रहता है। यह निश्चित अवधि में विशेष रूप से रात्रि में समय 10 PM से 4 AM तक रक्त में आते हैं। इसलिए इस लार्वा को माइक्रोफाइलेरिया नॉक्टर्ना कहा जाता है और इसी समय इनके परीक्षण हेतु रक्त का नमूना लेना उचित माना जाता है। अगला क्वेश्चन है वुचेरेरिया ब्रैंकोफ्टाई का लार्वा है। ए माइक्रोफाइलेरिया लार्वा, बी ट्रोकोफोर लार्वा, सी बाइपिनेरिया लार्वा, डी सर्केरिया लार्वा। तो देखिए जो वुचेरेरिया ब्रैंकोफ्टाई होता है उसमें मुख्य रूप से माइक्रोफाइलेरिया लार्वा पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसमें आपका ए माइक्रोफाइलेरिया लार्वा, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए दिया है वुचेरेरिया ब्रैंकोफ्टाई का लार्वा माइक्रोफाइलेरिया है। यह अल्प विकसित शिशु प्रवस्था में होता है। वुचेरेरिया एक परजीवी है जो फाइलेरिया या एलिफेंटियासिस यानी हाथी पांव रोग उत्पन्न करता है। अगला क्वेश्चन है जरायुजी प्रायः मिलता है।
ए उचेरेरिया में, बी एंकाइलोस्टोमा में, सी इंटेरोबियस में और डी ट्राइक्यूरिस में। तो पूछा है जरायुजी प्राय मिलता है। तो देखिए जो जरायुजी होता है यानी जो विविपेरिटी जनरली देखिए तो जो विविपेरिटी यानी जरायुजी होता है वह मुख्य रूप से उचेरेरिया में मिलता है। तो ऑप्शन नंबर आपका इसमें ए उचेरेरिया में यह राइट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ दिया है फाइलेरिया वर्म या उचेरेरिया एक जरायुजी गोल कृमि यानी राउंड वर्म है क्योंकि यह अल्प विकसित शिशु को जन्म देता है। अगला क्वेश्चन है सिंसिशियल अधिचर्म पाया जाता है ए प्लेनेरिया में, बी एस्केरिस में, सी केचुए में, डी तारामीन में। तो सिंसिशियल जो अधिचर्म होता है यानी जो सिंसिशियल एपिडर्मिस होता है वह मुख्य रूप से एस्केरिस में पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसमें आपका एस्केरिस ये राइट आंसर हो जाएगा। देखिए दिया है एस्केरिस का जो एपिडर्मिस होता है उसमें अलग अलग कोशिकाएं नहीं होती बल्कि इसमें साइटोप्लाज्म की एक सतत अस्तर होती है जिसमें केंद्रक बिखरे होते हैं जिसे सिंसिशियल या सिनोसिटिक कहते हैं। अगला क्वेश्चन है लैंगिक द्विरूपता पाई जाती है ए हाइड्रा में, बी केचुआ में, सी एस्केरिस में, डी आंतरिक क्रीम में। तो जो लैंगिक द्विरूपता होती है यानी जो सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म होता है वह मुख्य रूप से एस्केरिस में देखने को मिलता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें आपका एस्केरिस में ये राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ देखिए दिया है जब नर तथा मादा को बाह्य लैंगिक लक्षणों के आधार पर अलग अलग पहचाना जा सके तो इसे लैंगिक द्विरूपता कहते हैं। एस्केरिस को नर एवं मादा में बाह्य लक्षणों के आधार पर उन्हें अलग अलग विभेदित किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है एस्केरिस का प्रथम तरुण डिंभक कहलाता है ए फिलीफार्म लार्वा, सी रैब्डिटीफार्म लार्वा, सी मिरेसीडियम लार्वा, डी माइक्रोफाइलेरी। तो एस्केरिस का जो प्रथम तरुण डिंभक होता है यानी द फर्स्ट जुवेनाइल लार्वा ऑफ एस्केरिस इज नोन एज ऑप्शन नंबर बी रैब्डिटीफार्म लार्वा ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपका राइट आंसर रैब्डिटीफार्म लार्वा हो जाएगा। देखिए यहाँ दिया है एस्केरिस के जीवन चक्र में कुल 4 तरुण डिंभक यानी जुवेनाइल लार्वा अवस्थाएं होती हैं और यह 4 बार निर्मोचन यानी माउल्ट करता है। प्रथम अवस्था का रैब्डिटीफार्म लार्वा, द्वितीय अवस्था का एम्ब्रियोनेटेड एग, तृतीय प्रवस्था का तरुण और चतुर्थ प्रवस्था का तरुण। और यहाँ देखिए एस्केरिस का जो प्रथम तरुण डिंभक रैब्डिटीफार्म लार्वा कहलाता है इसके द्वितीय जुवेनाइल अवस्था को एम्ब्रियोनेटेड अंडे कहते हैं। यह अवस्था मनुष्य के लिए संक्रामक होती है। एस्केरिस में मध्यस्थ पोषक अनुपस्थित होता है। अगला क्वेश्चन है मनुष्य में एस्केरिस की संक्रमण अवस्था होती है ए प्रथम जुवेनाइल, बी द्वितीय जुवेनाइल, सी तृतीय जुवेनाइल और डी चतुर्थ जुवेनाइल। तो मैंने आपको ऊपर ही बताया मनुष्य में एस्केरिस की जो संक्रमण अवस्था होती है वह द्वितीय जुवेनाइल अवस्था होती है। तो ऑप्शन नंबर बी इसमें आपका द्वितीय जुवेनाइल ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एस्केरिस के लार्वा में प्रथम तथा अंतिम निर्मोचन होता है ए फुफ्फुस में, बी यकृत में, सी आमाशय में, डी आंत में। तो एस्केरिस के लार्वा में जो प्रथम तथा अंतिम निर्मोचन होता है वह मुख्य रूप से आंत में होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें आंत में ये आपका क्या हो जाएगा ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए एस्केरिस स्तनियों की आंत का एक पोषदीय यानी मोनोजेनेटिक अंतःपरजीवी यानी एंडोपैरासाइट है। इसके लार्वा में प्रथम तथा अंतिम निर्मोचन मनुष्य के आंत में होता है। अगला क्वेश्चन है माइक्रोफाइलेरियाई रात में निवास करते हैं ए परिवेशी वाहिकाओं में, बी भीतरी रक्तवाहिकाओं में, सी केवल शिराओं में, डी आंत्रयोजी शिराओं में। तो जो माइक्रोफाइलेरियाई होते हैं वह मुख्य रूप से रात में परिवेशी वाहिकाओं में यानी पेरीफेरल वेसल्स में निवास करते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका इसमें ए परिवेशी वाहिकाओं में ये राइट आंसर हो जाएगा। देखिए दिया है माइक्रोफाइलेरियाई उचेरेरिया ब्रैंकोटाइप की संक्रामक लार्वा अवस्था है जो फाइलेरिया रोग उत्पन्न करता है। मनुष्य के रुधिर में ये परजीवी रात और दिन में अलग अलग तरह से निवास करते हैं। रात में ये ऊपरी या बाहरी रुधिर वाहिकाओं में जबकि दिन में ये भीतरी रुधिर वाहिकाओं में निवास करते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस एक का कोई मध्यस्थ पोषक नहीं होता ए प्लाज्मोडियम, बी लीवर फ्लूक, सी टेपवर्म, डी एस्केरिस। तो पूछा है निम्नलिखित में किस परजीवी का मध्यवर्ती पोषक नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर बी देखिए एस्केरिस एक मिनट फिर से इस प्रश्न को जरा देखिए। पूछा है निम्नलिखित में से किस एक का कोई मध्यस्थ पोषक नहीं होता। एक मिनट
एक बार इस क्वेश्चन को फिर से देखिए जरा। तो कह रहा है निम्नलिखित में से किस एक का कोई मध्यस्थ पोषक नहीं होता? ए प्लाज्मोडियम, बी लीवर फ्लूक, सी टेपवर्म और डी एस्कैरिस। तो देखिए पूछा है कि निम्नलिखित में से किस एक का कोई मध्यस्थ पोषक नहीं होता। तो देखिए जो एस्कैरिस होता है, एस्कैरिस का कोई मध्यस्थ पोषक नहीं होता। ऑप्शन नंबर डी इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए दिया है उपर्युक्त विकल्पों में एस्कैरिस एक ऐसा परजीवी है जो कि अपना जीवन चक्र एक पोषद में पूर्ण कर लेता है। इसका कोई द्वितीयक या मध्यस्थ पोषद नहीं होता। सामान्यतः एस्कैरिस का पोषद मनुष्य होता है। अगला क्वेश्चन है इन एस्कैरिस द एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स आर इन द फॉर्म ऑफ ए, यानी एस्कैरिस में उत्सर्जन अंग इस प्रकार का होता है। ऑप्शन नंबर ए है जे, बी है एल, सी है एच और डी है एम। तो देखिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आप सबको पता है कि एस्कैरिस में जो मुख्य रूप से एक्सक्रीटरी आर्गन होता है वह ऑप्शन नंबर सी अंग्रेजी के एच के आकार का होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें एच ये आपका क्या हो जाएगा, ये राइट आंसर हो जाएगा। देखिए एस्कैरिस में एच के आकार का उत्सर्जन तंत्र होता है। यह एक अकेली कोशिका से विकसित होता है जिसे रिनेट कोशिका कहते हैं। इस कोशिका से नलिकाओं का निर्माण होता है। यह संपूर्ण कैनाल आपस में मिलकर एच के आकार में दिखाई देती हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए क्वेश्चन छूट गया है। यहाँ एस्कैरिस में शुक्राणु पुच्छ विहीन अमीबाइड तथा असममित होते हैं। एस्कैरिस को गोल क्रीम भी कहा जाता है। इसको आप अपनी जानकारी में रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रूट नाट रोग उत्पन्न होता है ए माइकोप्लाज्मा से, बी निमेटोडा से, सी वायरस से, डी कवक से। तो रूट नाट रोग मुख्य रूप से निमेटोड से उत्पन्न होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसमें आपका निमेटोड से ये राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ देखिए दिया है मेलोएडोजाइन नामक निमेटोड की कुछ प्रजातियाँ विभिन्न वृक्षों, झाड़ी तथा साग की जड़ों को रोगग्रस्त कर देते हैं जिसे रूट नाट रोग कहते हैं। अगला क्वेश्चन है लोवा लोवा द्वारा संचरित संक्रमण का संवाहक होता है ए क्राइसाप्स प्रजाति, बी एनाफिलीज प्रजाति, सी क्यूलेक्स प्रजाति और डी मस्का डोमेस्टिका की प्रजाति। तो लोवा लोवा द्वारा जो संचरित संक्रमण का संवाहक होता है वह मुख्य रूप से क्राइसाप्स प्रजाति के क्या होते हैं, मच्छर होते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसमें ए आपका क्या हो जाएगा, ये राइट आंसर हो जाएगा। देखिए लोवा लोवा एक निमेटोड है जो लोवा लोवा फाइलेरियासिस नामक रोग पैदा करता है। इस रोग का वाहक क्राइसाप्स प्रजाति की मक्खियां हैं। लोवा लोवा को आई वर्म के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि यह आँख की श्लेष्मला यानी कंजक्टिवा में स्थापित होता है। अब यहाँ देखिए कुछ महत्वपूर्ण निमेटोड्स एवं उनसे उत्पन्न रोग हैं, जैसे कसाकृमि। कसाकृमि कौन सा रोग उत्पन्न करता है, ट्राइक्यूरिस। और इससे क्या प्रभावित होता है, तो इससे उदरांतरी पीड़ा उत्पन्न होती है यानी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रबल, परेशानियां उत्पन्न होती हैं। आँख क्रीम यानी आई वर्म ये लोवा लोवा है और लोवा लोवा यह कैलाबार सूजन उत्पन्न करता है। हुक क्रीम यानी एंसाइक्लोस्टोमा डियोडिनेल और यह एंकिलोस्टोमियासिस नामक रोग उत्पन्न करता है। गिनी क्रीम यानी ड्रैकनकुलस मेडिनेंसिस यह अतिसार नामक रोग उत्पन्न करता है। पिन क्रीम यानी एंटीरोबियस वर्मिकुलेरिस यह चुनने लगना यानी पेरिनियल इचिंग रोग उत्पन्न करता है। और ट्रिचिना क्रीम ट्रिचिनेला स्पाइरेलिस यह ट्राइकिनोसिस रोग उत्पन्न करता है। और कसा क्रीम ट्राइक्यूरिस यह उदरांतरी पीड़ा उत्पन्न करता है। तो फाइलम एस्केहेलमिन्थेस से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आपने पढ़े। आशा है आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो आप मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिए, लाइक करिए और दोस्तों के बीच शेयर करना ना भूलिए। बहुत बहुत धन्यवाद।